तो शार्दुल भाई, बिहार में की अगर हम बात करें, आप बिहार में बैठे हुए हैं, सक्रिय हैं, लगातार आप जो है तमाम कार्यक्रम कवर करते हैं। मैं समझना ये चाहता हूं कि आखिर दो चीजें, एक तो प्रशांत किशोर के ऊपर जो शराब माफिया से 20,000 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है, ये आरोप क्या है, कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या कुछ बदलेगी बिहार में, और सच्चाई नहीं है तो कुछ क्या क्या कुछ बदलेगा बिहार में? और साथ में मोदी जी की जो छठ की बात है, छठ पूजा की बात है, यूनेस्को की सूची में शामिल कराया जाना, कितना अट्रैक्ट करेगा लोगों को ये सब? अनम्यूट कर लीजिएगा शार्दुल भाई, अनम्यूट करिएगा। तो आरोप लगाया गया, आवाज जा रही है? जी जी, फर्स्ट क्लास। हाँ। जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई प्रमाण हमारे पास तो नहीं है, लेकिन दो तीन बातें मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में जो तीन पार्टियां हैं, सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में जो राजनीतिक कार्यक्रमों पे खर्च करती हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। ये पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह समंदर है पैसों का, और वो बड़े पैमाने पे खर्च करती है कार्यक्रमों पे। लेकिन बिहार में पिछले 1.5 से 2 सालों में प्रशांत किशोर ने पार्टी के कार्यक्रमों में जिस तरह से पैसे को पानी की तरह बहाया है, इसकी नजीर पिछले 2 साल में नहीं मिलती है। हो सकता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की तैयारी है, जिस बड़े पैमाने पे वो तैयारी कर रही है, तो अब वो खर्च करे। लेकिन आज की तारीख तक प्रशांत किशोर ने जिस बड़े पैमाने पे पैसे को पानी की तरह बहाया है, तो यह सवाल समानांतर रूप से लोगों के जहन में रहता है और एक दूसरे से पूछते हैं कि ये बंदा इतना पैसा लाता कहां से। पहला तो यह है। दूसरा यह है कि प्रशांत किशोर पहला व्यक्ति है बिहार की राजनीति में जो सीना ठोक के कहता है कि जिस दिन सरकार हमारी बनेगी उसके 1 हफ्ते के अंदर हम शराबबंदी के कानून को खत्म कर देंगे। कई पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की सोच रखती है, लेकिन उसको कभी साहस नहीं हुआ कि वो ये कह सके कि हम शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इसकी तरफ इशारों इशारों में ही बात करते हैं, उनके पास इतना साहस नहीं होता कि वो ये कहें कि हम शराबबंदी के कानून को खत्म करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर पहले व्यक्ति हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि हम इसको खत्म करेंगे, और इसके नफा और नुकसान को गिनाते हैं कि कैसे इससे आर्थिक क्षति होती है। दूसरा यह है कि प्रशांत किशोर के ऊपर जो आरोप लगे हैं 2,000 करोड़ का, ये हमको लगता है कि ये आरोप गलत भी नहीं हो सकते हैं कि ये बात सही होगी, क्योंकि बिहार में एक समानांतर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है। आपको हैरत होगी कि जो लोग 4 साल पहले, 5 साल पहले तक जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, झुग्गियों में रहते थे, वो अचानक महल में रहने लगे हैं, और उन्होंने शराब से बहुत पैसे कमाए हैं, और ये पूरा सिस्टम इससे डेवलप हुआ है। और इसका नुकसान जो है, सच पूछिए तो जो शराब माफिया है उसे हो रहा है, और ये अरबों नहीं खरबों रुपए की इकोनॉमी है, समानांतर इकोनॉमी है। तो जो ये सीना ठोक के कह रहा है कि हम बंद करेंगे और शराब को वैध करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक लॉबी है जो इस तरह के दबाव बनाती है, और उस दबाव सहजता से अगर किसी ने स्वीकार किया है तो वो प्रशांत किशोर है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी सूरत में प्रशांत किशोर के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसके लिए प्रमाण के रूप में मैं कुछ नहीं पेश कर सकता हूं, लेकिन जो तथ्य है, जो तर्क हैं, जो संभावनाएं दिखती हैं, उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर ने निश्चित तौर पे पैसे लिए होंगे। और इसलिए इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इस आरोप में दम इसी आधार पे लगता है कि एक ऐसे ऐसे कानून को जिसको बिहार की महिलाओं ने, यानी कि आधी आबादी ने, और बिहार के पुरुषों ने, जिसमें कम से कम 70-80% से ज्यादा लोग हैं जो इसको सही मानते हैं कि भाई शराबबंदी का जो कानून है ये सही है, लेकिन एक छोटी सी जो जमात है जो शराबबंदी को के खिलाफ है, तो उसका उसके पक्ष में खड़ा होना जोखिम भरा है। जोखिम भरा इसलिए है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं या शराब की जो मंशा रखते हैं, वो राजनीतिक रूप से अपने वोट की ताकत से बिहार की सरकार बना दे, ये असंभव है। लेकिन उस असंभव
को और उस छोटी सी संख्या के साथ खड़ा हो जाना, अगर कोई खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि उसे वो ताकत कहीं और से मिल रही है। तो ये जो आरोप है इसको बेबुनियाद भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रमाणों के साथ मैं कम से कम प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनके पास प्रमाण होगा, वो इस पे कुछ बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जो बिहार की राजनीति में जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप, जिस तरह से उसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की और चुन-चुन करके भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं को, जो बिहार के हैं, सम्राट चौधरी हों या फिर संजय जायसवाल हो, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार में बीजेपी के, या फिर मौजूदा जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल वो, इनको निशाना बनाया है। और अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं, उनके ऊपर जो 200 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप लगाया है, तो इन आरोपों के बीच जब हमाम में सारे नंगे हों, तो फिर एक नंगा दूसरे को नंगा होता हुआ देखना चाहता है, वो प्रमाण जुटाएगा और इस तरह की बात करेगा। तो संभव है कि प्रशांत किशोर भी बेनकाब होंगे और ये होना भी चाहिए, ताकि ये अवसर है जो पता चल सके कि हमारे समाज का के वोटों को प्रभावित करने के लिए जो एड़ी और चोटी का पसीना बहा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, और ये समाज में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसी दिशा में बिहार बढ़ रहा है, और जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएँगी, ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं। जी। शार्दुल भाई, हम जैसे अगर मान लीजिए भाई तेज प्रताप यादव की बात हो रही है, ये सारी चीजें, इनको अगर किनारे रखा जाए, क्योंकि भाई अभी चुनावी रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट शायद नहीं हो पाएंगे, भाजपा कितना इस्तेमाल कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके के आरोपों का हम जिक्र कर रहे हैं भाई, 20,000 करोड़ का अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है और उसके बाद प्रशांत किशोर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो सम्राट चौधरी को बिल्कुल टारगेट किए हुए थे, वो तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, लेकिन हम बार बार ये देखते हैं कि वो भाजपा को टारगेट नहीं करते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो भाजपा के नेताओं से सवाल नहीं करते हैं और इसी के चलते उनको बार बार भाजपा की बी टीम कहा जाता है। ऐसे में ये खुलासे हों जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों के, और या फिर वो आरोप हो जो प्रशांत किशोर पे लग रहे हैं, ये कितना अहम है चुनावी दृष्टिकोण से? शेयर करना चाहता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जी। जी, मैं घटना का ज़िक्र करना चाहता हूँ। आज से 20-25 दिन पहले प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें खास तौर पे जो उर्दू पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ही आमंत्रित किया गया था। और उर्दू पत्रकारिता का मतलब है कि मुस्लिम पत्रकारों। और मैं आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं गया था, लेकिन मुझसे लोगों ने कई बार आग्रह किया कि आपको आना है, तो मैं चला गया था। तो उसपे कई तरह के सवाल उठे। एक सवाल एक पत्रकार ने उठाया, बहुत ही दमदार सवाल, वो यही जो आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पे, यानी कि नरेंद्र मोदी पे और अमित शाह पे पे कोई हमला नहीं करते, उनकी आलोचना नहीं करते। तो उसने उस पत्रकार ने यही पूछा कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति आप काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। उनकी किसी नीति की आप आलोचना नहीं करते, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। जबकि भारतीय राजनीति में जिस तरह से हेट स्पीच की जो अगर लिस्ट बनेगी, उसमें नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही टॉप 2-3 लीडरों में है। तो उनकी आलोचना आप क्यों नहीं करते? ये सवाल सुनते ही प्रशांत किशोर जो है एकदम आग बबूला हो गए और उन्होंने समझाना शुरू किया कि देश के प्रधानमंत्री की आलोचना हम करें, उनको इतने लोगों ने चुन करके भेजा है, ये देश के सबसे लोकप्रिय, मैंने इस तरह की बातें अपनी करने लगे। मुझे हंसी आने लगी कि यह व्यक्ति जो इसका जो सबसे कमजोर नस है, उस नस को पकड़ लिया गया है आज। और आपको हैरत होगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से विफल हो गई और हंगामे में उसका परिवर्तित हो गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाद में लोगों ने बीच बचाव किया और फिर वो चीजें सामने आई। दूसरा सब मैं बिंदु इसमें उठाना चाहता हूँ
कि शतरंज के खेल में जो बाजी जीतती जाती है, उसमें राजा और वजीर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे प्यादे मारे जाए तो मारे जाए, लेकिन हमें जीत हमारी होनी चाहिए, बाजी हमारी होनी चाहिए। पिछले 2-3 हफ्ते से प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं को, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया, उनको टारगेट किया। दिलीप जायसवाल को कहा कि ये मेडिकल कॉलेज का चोर है, आपको ये जो है डिग्री चोर है और नाम बदलने में माहिर है सम्राट चौधरी। दिलीप जायसवाल के बारे में कहा गया, संजय जायसवाल के बारे में कहा गया कि ये आदमी पेट्रोल चोर है, और बड़ी ही साक्ष्यों के साथ, तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ ये हमला करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का ये हमला भारतीय जनता पार्टी के उन प्यादों पे हमला है जो भारतीय जनता पार्टी के वजीर और बादशाह को शतरंज के खेल में उसके बाजी उसके पक्ष में करना चाहता है। प्रशांत किशोर अभी भी एक सज्जन ने इसी बैठक में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और छाती ठोक के कर रहे हैं। अब इसकी एक मिसाल आप देखिए, आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के खातों को सीज करवा दिया था। उसके पैसे निकालने तक की नौबत नहीं आई थी। वो इस स्थिति में नहीं थे कि चुनाव लड़ने के लिए पैसों का इंतजाम कर पाए। लेकिन जब प्रशांत किशोर की बात आती है तो प्रशांत किशोर कहते हैं अशोक चौधरी को ये और सम्राट चौधरी को कि इनका 7 जन्म ये बीत जाएगा, लेकिन ये हमको जेल नहीं भेजवा सकते। इतना बड़ा साहस और इतना बड़ा आत्मविश्वास इस व्यक्ति में कहां से आता है, जबकि जब से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति शुरू की है, करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया है। और लोग सवाल करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को थोड़ा भी डर नहीं है कि उसके पैसे कहां से आए, उसके स्रोत क्या है, इसका खुलासा वो कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोग है और उसका लक्ष्य है कि 2 समुदाय जो वोटर समूह है, उनको अगर खिसका दिया गया, जिसमें ईबीसी के जो वोटर हैं, जिनकी आबादी बिहार में 36% के आसपास है, और ये लगभग 50-50 जो है बढ़ती है बीजेपी में और एनडीए में और महागठबंधन। जो दूसरा समूह है वो मुसलमानों का है, जिसकी आबादी 17 से 17.5% है, और उनको ये 40 से 50 सीट देने की बात करते हैं। तो अगर ये समूह में से 2-4% अगर खींच लेने में ये कामयाब होते हैं, जो कि संभव अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर इतने बदनाम हो चुके हैं और उनकी चीजों को लोगों ने देख लिया है। तो ये असल खेल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग मॉडल का इस्तेमाल करके जिस तरह से नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश की थी, वो तो उनकी मजबूरी थी कि 41 में भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया 41 सीटों पर। तो कुछ उसी तरह का प्रयोग ये प्रशांत मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और उसी पे ये काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में प्रशांत किशोर कुछ भी कह दें, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने जा रही है, और यही आत्मविश्वास है कि वो मंगल पांडे को, दिलीप जायसवाल को, संजय जायसवाल को कहते हैं कि ये 7 जन्म लड़ेंगे, तब भी हमसे हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो एक तरह से ये पूरी तरह से मैच फिक्स है बीजेपी और उनके आसपास, और उसी दिशा में ये बढ़ रहे हैं। जी। बिल्कुल।